Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of December 2022. 13 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, पूरा एनालिसिस देखेंगे। इसके साथ साथ पीआईबी के भी दो न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्कीम्स से रिलेटेड हैं, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पीआईबी प्लस हिंदू दोनों का ही एनालिसिस आपका हो जाएगा। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे के लिए, जिनका जवाब आप देंगे। ये क्वेश्चंस बेस्ड है न्यूज़पेपर एनालिसिस, स्टैटिक पार्ट ऑफ यूपीएससी, इन सब के ऊपर। अगर आपसे बनता है तो प्लीज़ बताइएगा कितने आपसे बन रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। पहला सवाल है, मीती मायक लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद, किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है मीती मायक लैंग्वेज? अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नागालैंड, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर या डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी मणिपुर के साथ है। मैंने आपको पढ़ाया था मीती मायक लैंग्वेज, अगर आपको याद हो कि मणिपुर में अब पहले जो स्क्रिप्ट थी उसको बदल करके अब इसको मीती मायक स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। पहले बंगाली स्क्रिप्ट यूज़ होती है, अभी तक वहाँ पे बंगाली स्क्रिप्ट का यूज़ करते, लेकिन अब उसमें मीती मायक स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है मणिपुर। दूसरा सवाल है, लॉ कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स फंक्शन इज़ टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म्स। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट लॉ कमीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो, बहुत ही आसान सवाल है। पहला अगर आप स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वहीं पे गलत हो जाता है। मैंने आपको कई बार बताया कि लॉ कमीशन इज़ नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ रादर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ बनाया जाता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कि एक स्टैट्यूटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला गलत हुआ तो 3 एलिमिनेट हो गए आंसर। देखो ऑप्शन में 1 2 एलिमिनेट हो गया, 1 3 एलिमिनेट हो गया, 1 2 3 एलिमिनेट हो गया, तो बचा केवल 2 3। तो आंसर विल बी 2 3। दोनों स्टेटमेंट्स एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रारंभ मिशन इज एसोसिएटेड विद, प्रारंभ मिशन किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिगिनिंग ऑफ इंडिजिनस ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेस इन स्पेस, बिगिनिंग ऑफ इंडिजिनस चिप मेकिंग इंडस्ट्री, या हेल्पिंग टैकलिंग द मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। प्रारंभ मिशन तो बहुत ही अच्छा सवाल है, पढ़ाया हुआ सवाल है मेरा। करेक्ट आंसर इसका है द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेस इन स्पेस सेक्टर, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा क्वेश्चंस के माध्यम से भी, और आपने एक तरीके से समझा होगा किस तरीके से यूपीएससी को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आज का पीआईबी के 1-2 न्यूज़ आइटम्स देख लें। सबसे पहली न्यूज़ है सीबीडीसी के रिगार्डिंग। कल के पीआईबी में आया था, सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी बनाई गई है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी बनाई गई, उसके रिगार्डिंग काफ़ी फैक्ट्स लिखे थे। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज भी जाएगा आप लोग का। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जो ये सीबीडीसी लॉन्च किया गया है, इसमें मेन एक तो होलसेल सेक्टर के लिए अलग निकाला गया, एक रिटेल सेक्टर के लिए। तो होलसेल सेक्टर के लिए जो निकाला गया है डिजिटल रुपी, उसको हम बोलते हैं होलसेल ई रुपी डब्ल्यू। दिख रहा है आपको, ये देखो क्या लिखा है, ई रुपी ऐसे और फिर आगे डब्ल्यू। तो ये है होलसेल सेगमेंट के लिए, ठीक है ना। अब होलसेल सेगमेंट के लिए जो है उसमें क्या किया जाएगा, इट इज़ बेसिकली यूज जो है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक इंटर बैंक मार्केट मोर एफिशिएंट। ये जो होलसेल सेगमेंट के लिए है ना, ये इंटर बैंक मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये ट्रांजैक्शन जो होगा ये किस मार्केट में किया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस होंगे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो होलसेल के लिए ई रुपी डब्ल्यू लिखा है ना, इट इज़ बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ऑल। उस मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होंगे, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए भी ई रुपी डब्ल्यू का प्रयोग किया जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो फिजिकल रुपी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही थी वो नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब जो सेटलमेंट होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा क्विक होगा, कम इसमें आपका खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें इसका बेनिफिट होंगी। इसके अलावा जो दूसरा है वो है ई रुपी रिटेल। ई रुपी रिटेल अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कुछ ही पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स हैं और मर्चेंट्स हैं उनके साथ, है ना। सबके लिए भी ओपन नहीं किया गया, हालांकि ये क्लोज्ड यूज़र ग्रुप के लिए ओपन किया गया है ना। अब यहाँ पे
याद रखिएगा कि इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं 8 बैंक्स को फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन द रिटेल पायलट प्रोजेक्ट। तो ये रिटेल सेक्टर के लिए जो प्रोजेक्ट है इसमें फेज वाइज 8 बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जिसमें 4 बैंक्स पहले जो फर्स्ट फेज में है 4 बैंक्स वो हैं स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक, ठीक है ना। अनदर 4 बैंक्स जो बाद में आएंगे वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ये पार्टिसिपेट करेंगे रिटेल प्रोजेक्ट में बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो आपका ई रूपी आर यानी कि ई रूपी रिटेल है, ये बेसिकली ये इसमें जो रुपी रहेगा दैट विल बी इन द डिजिटल टोकन फॉर्म। ये डिजिटल टोकन के फॉर्म में रहेगा और एक लीगल टेंडर कहलाएगा। इट विल बी अ लीगल टेंडर, मतलब कि आप इसको मना नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इसमें डिनोमिनेशंस वही रहेंगी जो पेपर करेंसी और कॉइन्स में डिनोमिनेशंस रहते हैं, इनके भी वही डिनोमिनेशंस रहेंगे, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब कि कौन कौन से बैंक्स के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के माध्यम से, मतलब बैंक्स हो गए ना, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एंड यूजर्स विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ई रूपी रिटेल थ्रू अ डिजिटल वॉलेट। तो एक डिजिटल वॉलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के द्वारा, उसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शंस करेंगे। एंड ट्रांजैक्शंस कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन, मतलब P2P ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं एंड P2M ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। एंड ई रूपी रिटेल जो है इट ऑफर्स फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी, सेटलमेंट, फिनैलिटी, ये सारे फीचर्स भी हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि CBDC विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक डिपॉजिट्स विद बैंक, तो इसको बैंक डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारे फीचर्स हैं CBDC का। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दूसरा जो न्यूज़ है वो भी PIB का ही है, यह है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। लिख लीजिए आप लोग, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। अब एक्चुअली हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक स्कीम थी जिसका नाम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम्स। क्या नाम था? स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम नाम था, और उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कर दिया गया है। एंड ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 2021-22 से 25-26 तक के लिए रहेगा। एंड दिस इज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशंस इनटू द मॉडल विलेजेस। आदि आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम का मतलब क्या होता है? मॉडल विलेज। आदर्श का मतलब क्या होता है? मॉडल विलेज। तो बेसिकली इसका एम ये है कि 2021-22 से 25-26 के बीच में जो हमारे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन जिन जिन विलेजेस में रह रही है, मतलब ऐसे गांव जहां पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन आपके ट्राइबल्स की है, उन विलेजेस को कन्वर्ट करना है किसमें? एक मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है। लगभग ऐसे 36,428 गांव हैं जहां पे 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। ऐसे विलेजेस को कन्वर्ट करना है मॉडल विलेजेस में, ठीक है ना। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का तो क्या है? टू अचीव इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेलेक्टेड विलेजेस का, दैट इज़ द फर्स्ट मेजर एम ऑफ दिस, ठीक है ना। और इसके अलावा जो गैप्स हैं, मतलब कि गैप्स किन किन चीज़ों में? रोड कनेक्टिविटी में, टेलीकॉम कनेक्टिविटी में, स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, हेल्थ सब सेंटर्स में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में, ड्रेनेज में या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, इन सब गैप्स को भरना है, फिल करना है। गैप फिलिंग भी की जाएगी, दैट इज ऑल्सो प्रोविजनड अंडर दिस स्कीम आदि आदर्श ग्राम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस स्कीम एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। कल एक स्कफल हुआ इंडिया एंड चाइनीज़ सोल्जर्स का नियर द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश के पास एक तवांग सेक्टर है जहां पर इंगेजमेंट हुआ इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर्स का, है ना। तो दैट वाज द थिंग विच इज़ देयर इन न्यूज़। एंड अभी डिसंगेज हो चुके हैं पूरी तरीके से दोनों, बट देखना चाहिए चाइना को भी कि इस तरीके की हरकतें ना करें, है ना। दे आर नोन फॉर दीज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ एंड दे शुड नॉट कीप ऑन डूइंग दैट। अगली न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। तो रिटेल इन्फ्लेशन फाइनली 6% मार्क से नीचे आ गया है। पहली बार आया है 2022 में ऐसा, पूरे 2022 में पहली बार ऐसा हो कि ये 6% से कम हुआ है। अच्छा, रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब प्राइजेस कमोडिटीज़ की बढ़ती हैं इकोनॉमी में तो वो
कहलाता है इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ मेजर इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट इज़ अ मेजर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंज्यूमर कुछ जो गुड्स यूज़ करते हैं ना, उनका एक बास्केट बनाया जाता है, उन प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बनाया जाता है। जो भी कंज्यूमर्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बनाया जाता है, और फिर उन बास्केट्स का वेटेड एवरेज निकाला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कि मतलब क्या उनके गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वेटेड एवरेज जो बढ़ा है कि घटा है, ठीक है ना। तो वो जो आप निकालते हैं वेटेड एवरेज, वो निकालता है रिटेल इन्फ्लेशन, और ये CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि रिटेल इन्फ्लेशन कैसा है, WPI है CPI है, तो WPI नहीं है CPI है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड CPI यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको अगर हम बताना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो मतलब कि एक ऐसा मतलब चेंज ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हाउस होल्ड्स परचेज फॉर देयर डेली कंजम्पशन, ठीक है ना। इसके अंदर फूड, फ्यूल, आर्टिकल, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर सब आता है। मतलब CPI में आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, ये भी आप याद रखिएगा कि CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है। WPI में आपका सर्विसेज नहीं आता, गुड्स आता है केवल, ठीक है ना। CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंपाइलिंग द डेटा, है ना। ये डेटा कंपाइल करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा इन्फ्लेशन दो और तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि जितना भी बास्केट आपने बनाया है गुड्स का, ठीक है ना, आपने मतलब जितना भी डेली कंजम्पशन के लिए गुड्स का बास्केट बनाया है, उसमें सबको अगर आप ऐड करते हैं, सबका इन्फ्लेशन निकाल लें, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन अगर उसी बास्केट में से आप फूड और फ्यूल को हटा दें, क्यों, तो क्योंकि फूड एंड फ्यूल दोनों बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, तो आपका जो इन्फ्लेशन निकलता है वो कोर इन्फ्लेशन होता है। याद रखिएगा, फूड एंड फ्यूल को अगर आप निकाल देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन मिलता है, बट अगर आप बास्केट में सबको निकाल करके सब पूरा इन्फ्लेशन निकाल रहे तो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और तरीके का इन्फ्लेशन होता है, मैं आपको यहाँ पे उसका भी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड पुल मतलब कि अगर किसी आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है किसी भी आइटम की, तो उसकी प्राइजेस इंक्रीज़ होना शुरू कर जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसकी सप्लाई मार्केट में कम होने लगेगी, और ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई कम रहेगी और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे। दूसरा है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश क्या होता है? मतलब मान लो सपोज करो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई। अगर रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी भी कॉस्ट बढ़ी हुई रहेगी। चाहे डिमांड कितनी भी हो, ज़्यादा हो कम हो, वो मैटर नहीं करता, पर अगर कॉस्ट जो रॉ मटेरियल्स हैं जो मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ये ऑब्वियस बात है फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिमांड पुल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। आगे बढ़ सकते हैं हम, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगली न्यूज़ यहाँ पे है, एक्टर नोरा फतेही फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट जैकलीन फर्नांडिस। तो यहाँ डिफेमेशन का केस लगाया है नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर। तो डिफेमेशन आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 499 जो IPC का है, जिसमें कहा गया है कि हूसोएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रेड और साइंस बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्पुटेशन किसी व्यक्ति के खिलाफ हार्मिंग और नोइंग दैट दिस विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। तो ये जो होता है डिफेमेशन होता है सेक्शन 499। उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 500 में दी गई है। डिफेमेशन एक सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस दोनों है ना, याद रखिएगा। सिविल ऑफेंस है टॉर्ट्स लॉ के अंतर्गत, और क्रिमिनल ऑफेंस में ये बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सेक्शन 500 IPC का जो है वो बोलता है कि अगर किसी ने डिफेमेशन किया तो ही विल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, है ना। तो 2 साल तक की फाइन पनिशमेंट हो सकती है, तो इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस भी है ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो अब हम मूव कर सकते हैं एडिटोरियल पार्ट में, कर्विंग इंडिविजुअलिज्म इन पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे जो ऑथर ने बात की है 2 स्कीम्स की और एक अप्रोच की बात की है, जो अप्रोच गलत हो रही है पब्लिक हेल्थ के केस में इंडिया में, उसकी बात की है। तो सबसे पहले ऑथर ने बात की है हमारे यहाँ की स्कीम की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब कि जो आयुष्मान भारत का हिस्सा भी है। ऑथर का ये कहना है कि इट इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द कंट्री। ये
देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना। अब इसमें कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो होगा किसी फैमिली का 5 लाख रुपए तक का एक साल में वो कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो गोल क्या हो गया, टू इंश्योर फ्री क्यूरेटिव केयर सर्विसेज फॉर ऑल काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। एंड किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसको फ्री किया जाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बेनिफिशियरी पे ना आए, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की कि ठीक है आपने ये कह दिया कि किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन है 5 लाख तक के आपका पूरा सब कुछ फ्री होगा, लेकिन बात इस चीज़ की चल रही है कि ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन में कितने % ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है। तो ऑथर ने कहा कि अगर आप ये डेटा निकालेंगे तो केवल 3% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक साल में। पूरे साल में कितने % टोटल पॉपुलेशन को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल सर्विसेज के लिए, वो है 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ऑथर का ये कहना है कि देखो अभी हमने क्या सोचा, हमने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाई, हमने सोचा कि ठीक है सारे इंडिविजुअल्स का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हम देखेंगे, लेकिन हमको इस स्कीम को इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए था, ओवरऑल पॉपुलेशन की नीड को समझना चाहिए था। पब्लिक हेल्थ ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल की नीड्स आप समझें फिर उसको अप्लाई कर दें पूरी पॉपुलेशन के लिए तो पब्लिक हेल्थ बन जाएगा, नहीं। वो है कि पहले आप पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट समझो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लें, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो कोविड में डेथ्स हुई हैं दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वेंटिलेटर्स एंड ऑल, अगर हम ये बोलें। अब देखो क्या था, अगर आप पूरे कोविड के पेशेंट्स को कैटेगराइज करेंगे तो ऐसे 1 से 5% के बीच में ही परसेंटेज ऐसा निकलेगा जिसको वाकई में वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। अब अगर आप ये अप्रोच नहीं समझ रहे हैं तो आप किसी को भी वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए था कि आप इन 1 से 5% को टारगेट करते, उनको आप प्रोवाइड करते तो आपकी जो डेथ के नंबर है वो और ज़्यादा कम नज़र आते, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि ये डिवीज़न क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो हर व्यक्ति को इंस्टेड ऑफ गिविंग एश्योरेंस टू एवरी इंडिविजुअल विदाउट एंश्योरिंग the necessary healthcare services to the population is not हेल्पिंग इन अ क्राइसिस। यहाँ पे तो कितनी अच्छी बात बोली कि अगर आप एक इंडिविजुअल को आप ये दे रहे हैं इंश्योरेंस की, ठीक है अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा आपका तो आपका फ्री हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा 5 लाख तक का, लेकिन वो ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन में तो केवल 1 से 5% लोग ही हैं ना जिनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। 95% तो ऐसे रहेंगे जिनको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, किसी और तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वो देखना चाहिए था, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो द एश्योरेंस ऑफ अ सर्विस रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड प्रॉमिस व्हेन मोर देन 90% ऑफ दोज हु वर गिवन द प्रॉमिस डू नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। तो लगभग 90% तो ऐसे लोग रहेंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन नियर फ्यूचर में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एंड फ्रॉम एन इंडिविजुअलिस्टिक परस्पेक्टिव एनी इंडिविजुअल कैन बी एट द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बट ऑन द पॉपुलेशन फ्रंट जब हम पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो केवल 5% की रेंज तक ही रहता है जिसमें टोटल पॉपुलेशन का जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली वही चीज़ ऑथर ने बताई कि जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है इसको हटा करके हमको पब्लिक हेल्थ अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे ऑथर ने उठाई है। एंड ऑथर ने ये भी कहा क्यूरेटिव केयर प्रोविजनिंग इज नेवर प्लान एट एन इंडिविजुअल लेवल। जो क्यूरेटिव केयर होती है वो कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे प्लान नहीं की जाती है, रादर देन वो पॉपुलेशन लेवल पे प्लान की जाती है कि ये देखा जाता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है। भैया आप देखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है पॉपुलेशन को, है ना। तो ऑथर ने वही चीज़ बताई है। इसके बाद ऑथर ने कहा कि कम से कम 3 रीजंस ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअलिज्म को डोमिनेट करवाते हैं पब्लिक हेल्थ के मैटर में, ठीक है ना। एंड वो कौन कौन से 3 रीजंस हैं। तो पहला ऑथर ने कहा कि डोमिनेंस ऑफ बायोमेडिकल नॉलेज एंड फिलॉसफी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ विद अ मिसकंसेप्शन दैट व्हाट इज डन एट एन इंडिविजुअल लेवल व्हेन डन एट अ पॉपुलेशन लेवल बिकम्स पब्लिक हेल्थ। तो ऑथर ने कहा कि सबसे पहला तो ये मिसकंसेप्शन है कि जो हम इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे अगर हम उसको पूरी पॉपुलेशन के लिए कर दें तो ये पब्लिक हेल्थ कहलाएगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है कि नहीं ऐसा नहीं होता। देखो ऑथर ने कहा कि आपने इंडिविजुअल के लिए सोचा कि क्या बेस्ट है, तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचा कि ठीक है इंडिविजुअल जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हम इसको फ्री कर देंगे, और इसी को आपने पूरी पॉपुलेशन में इम्प्लाई कर दिया। तो आपको लगा कि ये पब्लिक हेल्थ बन गई। नहीं, ये पब्लिक हेल्थ का कंसेप्ट नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिविजुअल लेवल पे करो और उसको पॉपुलेशन के लिए कॉमन कर दो तो वो पब्लिक हेल्थ बन जाएगा। ऐसा नहीं। ऑथर ने कहा पहले आपको पॉपुलेशन लेवल को स्टडी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी द पॉपुलेशन लेवल पूरे उसको, और फिर आप डिसाइड करो कि क्या बनाओगे।
सेकेंड जो एस्पेक्ट है ऑथर ने कहा विजिबिलिटी ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट्स अमंग द जनरल पब्लिक, है ना। तो ऑथर ने कहा दूसरा जो रीजन है वो है विजिबिलिटी ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट। तो हेल्थ इफेक्ट्स जो है आर मोर विजुअल एंड अपीयर कन्विंसिंग एट द इंडिविजुअल लेवल। तो जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं या हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा विजिबल या ज़्यादा कन्विंसिंग अपीयर होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना। एंड क्योंकि देखो पॉपुलेशन लेवल पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो तो तभी पता चल सकता है जब पॉपुलेशन लेवल का एनालिसिस किया जाए, है ना। और लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे तो आपको तुरंत दिख जाता है। तो ये एक रीज़न है कि इंडिविजुअलिज्म क्यों ज़्यादा है हमारे पब्लिक हेल्थ में, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। तीसरा जो रीज़न है ऑथर ने वो बताया कि मार्केट्स रोल एंड द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है कि तीसरा जो रीज़न है वो है मार्केट का रोल और इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। The beneficiaries for a program become maximum when 100% of the population is targeted। तो ज़्यादातर जो बेनिफिशरीज हैं प्रोग्राम के और ज़्यादा बेनिफिट जो है किसी भी उनको तभी होता है ज़्यादा जब 100% पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहे, ठीक है ना। एंड इसीलिए जैसे ये भी आयुष्मान भारत स्कीम है, यहाँ पे प्राइवेट आपके इंश्योरेंस और ये सब सेक्टर्स हैं, इनको बेनिफिट कब होगा जब सारी की सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी, इसीलिए तो वो सबको टारगेट करवाते हैं। तो जो इंडिविजुअलिज्म है वो एक फीचर जो आ गया है एज अ फीचर, वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक हेल्थ है उसको इफेक्ट कर रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है बिग टेक एंड द नीड इन इंडिया फॉर एक्स एंटे रेगुलेशन। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की है, सजेशन दिया कि आपको एक नया रेगुलेशन की ज़रूरत है, एक नए लॉ की ज़रूरत है जो कि मार्केट और कंपटीशन को मेंटेन करे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 में आया था। अगर आप देखें 2002 में तब इतना ज़्यादा ई कॉमर्स और ये सब नहीं था मार्केट में, ठीक है ना। तब इस समय इतना अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं चलता था, स्नैपडील और ये सब नहीं चलते थे 2002 में। तो अब के टाइम में और 2002 के टाइम में अंतर है। तो नाउ यू नीड अ न्यू रेगुलेशन जो कि इस तरीके की चीज़ों को भी ऑनलाइन डिजिटल स्पेसेस को भी कवर करे और एक प्रॉपर मार्केट में जो कंपटीशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो मेंटेन करके रखें, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है रिसेंटली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन लगाया है कि गूगल ने किस तरीके से एंड्रॉयड का मार्केट मैनिपुलेट किया है ना, गूगल पे सर्विसेज के माध्यम से और गूगल के ऐप्स के माध्यम से, प्ले स्टोर के माध्यम से। तो ये पहला तो एक इन्होंने ये कहा कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं। दूसरा ऑथर ने जो इशू उठाया है वो है प्रेडेटरी प्राइसिंग का। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब कि देखो क्या होता है, कई बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास मोनोपोलीज ऑफ स्केल का प्रॉफिट होता है। मोनोपोलीज ऑफ स्केल मतलब कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े सप्लाई हाउसेज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं। इन सारे फैक्टर्स का जब वो यूज़ करते हैं तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बहुत कम प्राइस पे, ठीक है ना। तो मोनोपोलीज ऑफ स्केल का यूज़ करते हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब कि प्राइस देखो अब जब उनके पास खूब सस्ते में वो प्रोड्यूस कर पाते हैं तो वो प्राइजेस को भी कम रखते हैं और इन प्राइजेस को कहा जाता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। अब जो आदमी कम बना रहा है कोई चीज़ उसके लिए कॉस्ट हमेशा ज़्यादा पड़ेगी। मतलब अगर आप केवल एक व्यक्ति के लिए चावल दाल बनाओगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और अगर आप 10 लोगों के लिए चावल दाल बनाओगे तो आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, है ना। बात सही कि नहीं, आप जानते हो इस चीज़ को, आप खुद ही इमेजिन करके देखो कि अगर आप एक आदमी के लिए चावल दाल बनाते हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर आप 10 आदमी के लिए चावल दाल बनाते हो तो आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज होता है ज़्यादा मोनोपोलीज ऑफ स्केल का एडवांटेज। तो जो लोग मोनोपोलीज ऑफ स्केल में नहीं है ऑब्वियस सी बात है उनके लिए कॉस्ट ज़्यादा है। अब आपने तो मोनोपोलीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा लिया और प्रेडेटरी प्राइसिंग कर दी, मतलब प्राइसेस को इतना कम रख दिया कि दूसरे उसको अफोर्ड भी ना कर सकें। तो ये भी एक तरीके का इशू है। तो पहला इशू तो गूगल जैसा ये डिजिटल स्पेस में हो गया। दूसरा हमने देखा प्रेडेटरी प्राइसिंग का या लोअरिंग द प्राइसेस फोर्स जो कि कंपटीशन को बाहर कर दें, ठीक है ना। एंड रिसेंटली सीसीआई ने कई एंटी कंपटीशन प्रोब्स किए हैं अमेजोन में और क्लाउड टेल में। अगर आपने देखा अमेजन का ही था क्लाउड टेल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर ने कहा कि प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द पोजीशन इन एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस एंड इट इज़ एसेंशियल टू स्टैब्लिश एन एक्स एंटे फ्रेमवर्क। एक एक्स एंटे फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी, एक नए लॉ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, ठीक है ना। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया था फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि एक जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो हमारे स्मॉल प्लेयर्स हैं जो इतना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने का काम करेगा गवर्नमेंट। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC याद रखेगा। अब ऑथर ने वही चीज़ यहाँ पे ओवरऑल यही की है और दिस इज़ द एरा ऑफ डिजिटल एज। ये डिजिटल
एज का एरा है, ऐसे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी लॉज को चेंज करते रहें, और ताकि लॉज जो हैं वो टाइम के साथ ऐसे ना हो कि पुराने हो जाएं। इंडिया नीड्स अ न्यू एक्स एंटी लॉ बेस्ड फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स कॉम्पिटिशन बाय इंश्योरिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द बिग, स्मॉल, ओल्ड एंड न्यू, सबको बराबर का वो करें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वाई इज़ देयर फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। ये फ्रिक्शन वैसे बहुत दिनों से चल रहा है, आपको भी पता है क्यों हो रहा है ये फ्रिक्शन। बिकॉज गवर्नमेंट जो जुडिशरी उसने 99th अमेंडमेंट एक्ट जो कि एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको हटा दिया था, और उसको यही कहा कि हम कोलिजियम का ही यूज़ करते रहेंगे, दैट इज़ अ थिंग। तो ये एक मेन रीज़न है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ओपेक प्रोसेस है, एंड दूसरा उन्होंने ये कहा, जो दूसरा कंसर्न है उनका ये कहना है कि जो ओपेक प्रोसेस है, और कई लोग इसको कहते हैं कि नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा इससे फैलता है ना। और सेंटर आर्ग्यू करता है कि कोलिजियम बोथ एट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर डिलेइंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड दैट एनजेसी वाज अ गुड लॉ थॉटेड बाय द कोर्ट। सेंटर का अलग कहना है, सेंटर का कहना है कि भैया जो आपका एक रीज़न ये एनजेसी है उससे चीज़ें थोड़ा फास्ट होती, वहीं पे जो कोलिजियम सिस्टम उससे काफ़ी डिले होता है। कोर्ट का उल्टा कहना है, कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो फालतू में डिले करती है नेम्स को क्लियर करने में, है ना, कि आप डिले करते हो, हमारे रिकमेंडेशंस को जल्दी से अपॉइंटमेंट नहीं देते हो, एंड यू आर नॉट अपॉइंटिंग द पर्सनस हु आर नॉट पैलेटेबल टू यू, है ना। ये कहता है गवर्नमेंट कह रहा है, ये जुडिशरी कह रहा है, ठीक है ना, कि जल्दी से जल्दी आप क्यों नहीं करते, हमने आपको रिकमेंडेशन दिया, आपने तुरंत क्यों नहीं माना रिकमेंडेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका फल यही है ना। लेट्स सी क्या होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्शन कराती हैं। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तो सब जानते हैं। लैंड मतलब कि आपको ऑफिस मतलब फैक्ट्री सेटअप करनी है, आपको कहीं पे वेयर हाउस बनाना है, तो लैंड आपकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लैंड के लिए जो उसका मेजर होता है कॉस्ट का, वो होता है रेंट। लैंड में क्या मिलता है आपको, रेंट मिलता है, ठीक है, ये आपको रेंट देना पड़ता है, जो भी लैंड के साथ रेंट है। फिर आता है आपका लेबर, फिर दूसरा आपका कौन सा फैक्टर आता है, लेबर फैक्टर आता है। लेबर फैक्टर जो आपके ऑफिस आता है, आपको मजदूर चाहिए, आपको काम करने वाले लोग चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए। लेबर का जो आता है वो आता है वेजेस, लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका कैपिटल, तीसरा आपका आता है क्या, कैपिटल। तो अब यहाँ पे कैपिटल, अब आपको पता है कैपिटल में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो। कैपिटल मतलब आपका इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कैसा होता है, जैसे आपने मशीन खरीदी, कोई नई मशीन खरीदी, बड़ी मशीन खरीदी, ये सब चीज़ें आपका इन्वेस्टमेंट में आता है, कैपिटल में आता है। और आपका आता है फाइनली एक और है जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं जानते थे लोग, लेकिन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप। ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप भी अब एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन चुका है, इसको मिलता है प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, जो भी अब व्यक्ति है जिसने इतना रिस्क लिया है, गैम्बल किया है, जो दिमाग लगा रहा है, उसको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा इस आर्टिकल में दो और हैं, जैसे मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट जो रहेंगे वो ये बोलेंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कौन ओन करना चाहिए, वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होने चाहिए, स्टेट के द्वारा ओन होने चाहिए, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्क्सिस्ट जो इकोनॉमिस्ट रहेंगे, है ना, ताकि जो मिसमैनेजमेंट है इन रिसोर्सेज का वो ना हो सके। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं जो फ्री मार्केट या लेजर्स फेयर के कंसेप्ट पे चलते हैं, फ्री मार्केट या नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कंसेप्ट पे चलते हैं, वो ये मानते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ अलग अलग डिबेट्स हैं। वेइंग इन द एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप इन द गवर्नमेंट, तो ऑथर ने बोला कि अगर आप अभी प्रेजेंट डेटा देखें तो पार्लियामेंट में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग पार्लियामेंट में 15% से कम है, और वहीं पे स्टेट लेजिस्लेचर्स में 10% से भी कम है। 19 स्टेट लेजिस्लेचर्स में 10% से भी कम है। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड का, जहाँ पर कि वुमेन लीडरशिप है। तो ऑथर ने कहा कि जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड वो कंट्रीज़ है जहाँ पर कि कोविड में सबसे बेटर मैनेजमेंट किया गया था पैंडेमिक का, और ये कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ है जहाँ पे वुमेन लीडरशिप रही है। तो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि क्या रीज़न है, तो ऑथर ने कहा रीज़न इसका ये कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ज़्यादा एब्सोल्यूट और रेजोल्यूट डिसीजन मेकिंग होती है, मोर डिसाइसिवली, है ना, ज़्यादा डिसाइसिवली वो काम कर सकती हैं इन चीज़ों में।
एम्पैथी का फैक्टर ज़्यादा रहता है वुमेन लीडरशिप में, ऑब्वियसली बात है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ऑथर ने एग्जांपल दिया इंडिया की ग्राम पंचायत का, जहाँ पे मतलब कि एक फीमेल्स को रिजर्वेशन भी दिया गया है एंड उनको धीरे धीरे ऊपर लाया जा रहा है। एंड काफ़ी पॉलिसीज़ में जो एक तरीके से कहना चाहिए जो नया टेस्ट आता है, पॉलिसी मेकिंग में एक नया टेस्ट आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वुमेन लीडरशिप। क्योंकि ऑब्वियसली आता है वुमेन लीडरशिप थोड़ा बहुत अगर इन्वॉल्व है वर्किंग में, तो फिर वो वुमेन के हित में भी काम करने की कोशिश करेगी और वो काफ़ी एक नया एंगल प्रोवाइड करेगी सोचने का फॉर दैट, है ना। एंड विलेजेस में रिजर्वेशन मैंडेटरी है, इस कारण से ऑब्वियसली बात है विलेज में हमने महिला प्रधान और ये सब के कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। विमेन प्रधान जहाँ पर अच्छे से काम करती हैं वहाँ पर आप देखें तो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला सकती हैं, ड्रिंकिंग वाटर के केस में, कलेक्शन के केस में, टिम्बर कलेक्शन के केस में। तो ये बहुत सारी जो मतलब विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो विमेन काम कर रही गाँव में, उनसे संबंधित बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना सकती हैं। एंड यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमको एक नया व्यू पॉइंट चाहिए। वाई वी नीड मोर वुमेन लीडर्स, हमको ज़्यादा वुमेन लीडर्स क्यों चाहिए? तो ऑब्वियसली आता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चाहिए। दूसरा, हमको डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, फास्टर डिसीजन मेकिंग और एक इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कहना चाहिए, उसके लिए हमको वुमेन लीडरशिप चाहिए। इसके अलावा हमको एक नया एक एंगल, वी नीड अ न्यू एंगल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वुमेन के आने से एक नया एंगल मिलेगा पॉलिसी मेकिंग को, दैट इज़ अनदर थिंग। एंड वुमेन सेंट्रिक अप्रोच जो है वो भी है कि वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ बन सकती हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट्स 1950 पहले इलेक्शन से ही प्रोवाइड कर दिए गए थे। अगर आप देखें तो ये सो कॉल्ड जो मैच्योर डेमोक्रेसीज़ हैं, यूएसए, यूरोपियन, यहाँ पे नहीं मिले थे। यहाँ पे तो 1920, यूएसए में सोचो 1920 में प्रोवाइड किया गया है। अब जबकि 1784 के बाद से ही वो आज़ाद घूम गया है, लेकिन 1920 तक उनको वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, देवर लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं इस सेंस में हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अब हमको यही कोशिश करनी कि हम वुमेन लीडरशिप को और बढ़ाएं, वुमेन जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको बढ़ाएं। इनफैक्ट एक बिल भी था जिसको हम बोलते हैं ये आपका जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल है फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा, उसको पास करने के लिए कहा जा रहा है। काफ़ी मेल मेंबर्स हैं जो कि इसको अपोज करते हैं हालांकि, लेकिन इसके बहुत पहले से ये बिल चल रहा है। एच डी देवेगौड़ा जी के टाइम से 1996 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत पहले से ये बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी तक ये पास हुआ नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आई होप कि जल्दी से जल्दी पास हो जाए। एस जयशंकर जी विल अटेंड द मीटिंग ऑन यूएनएससी रिफॉर्म्स एंड टेररिज्म। तो ये जो यूएनएससी की रिफॉर्म्स एंड टेररिज्म की मीटिंग है, इसका नाम रखा गया नॉर्म्स मीटिंग, यानी कि NORMS। नॉर्म्स का मतलब है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। क्या नाम है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। दिस विल बी द मीटिंग ऑन मीटिंग टू काउंटर द टेररिज्म एंड ऑल। ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, याद रखिएगा। राज्यसभा पासेस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल टू फर्दर रेगुलेट कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन को रेगुलेट करने के लिए राज्यसभा ने पास किया है फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल। ठीक है ना? एनर्जी कंजर्वेशन बिल। अब ऑब्वियस सी बात है, इस एनर्जी कंजर्वेशन बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे मैंडेटेड यूज़ ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज है। पहला जो पॉइंट है वो है मैंडेटेड यूज़ ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। मतलब कि आपको मैंडेटरी है कि आप नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का यूज़ करें। मतलब इट हैज़ क्लियर्ड दैट थिंग। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करें, ग्रीन अमोनिया का यूज़ करें, बायोमास का यूज़ करें, इथेनॉल फॉर एनर्जी का यूज़ करें, फीड स्टॉक एंड एनर्जी इसका यूज़ करें। इसके अलावा कार्बन मार्केट्स इस्टेब्लिश करने के लिए भी इस बिल में कहा गया। कार्बन मार्केट्स मतलब कि कार्बन सर्टिफिकेट्स को एक्सचेंज करना, ट्रेड करना, कार्बन मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना? इसके अलावा द बिल ऑल्सो ब्रिंग्स लार्ज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऐसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जहाँ पे मिनिमम कनेक्टेड लोड जो है वो 100 किलोवाट का है। जहाँ पे मिनिमम कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट का है, वहाँ पे एक उसको एनर्जी कंजर्वेशन रिजीम के अंतर्गत लाया जाएगा। उन बिल्डिंग्स में एक एनर्जी कंजर्वेशन कोड उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना? बिल्डिंग कोड और एनर्जी कंजर्वेशन कोड जो होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखेगी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है बनाया जाएगा। पेनल्टी प्रोविजंस लाए जाएंगे। मेंबर्स इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जाएगा। जो मेंबर्स हैं इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्टेट रेगुलेटरी
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस में भी लोगों को एम्पावर किया जाएगा ताकि वो भी कुछ लॉज बना सके फॉर द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस एंड ऑल, है ना। तो ये भी किया जाएगा। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब का एक्ट था? 2001 का एक्ट था। अपोजिशन का ये कहना है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को ये जो बिल है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2001 वाला जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था वो रिगार्डिंग कंजर्वेशन था या सेविंग के रिगार्डिंग था कि किस तरह से एनर्जी सेविंग एनर्जी कंजर्वेशन होगा। लेकिन ये जो बिल है ये तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लाया जा रहा है। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि जो अपोजिशन है उनका ये कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे डोंट डिले स्कीम फॉर मदरसाज, हाउस पैनल टेल्स द सेंटर। तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि एक स्कीम है जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज, SPEMM स्कीम, ठीक है ना, SPEMM स्कीम जिसका नाम क्या है? स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज माइनॉरिटीज़, SPEMM स्कीम। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है मदरसाज को और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है ना। इसके दो सब स्कीम्स हैं, एक है स्कीम फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर मदरसाज और दूसरा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो ये दो इसके सब आर्म्स हैं, पिलर्स हैं और इन दोनों के अंतर्गत ही फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। एंड ये दिया जाता है ताकि जो मदरसाज का एजुकेशन लेवल है वो बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बढ़े। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इसी को डिले ना होने की बात कही जा रही है पैनल के द्वारा। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो न्यूज़ नहीं है। हाँ, तो आज की रात 12:30 बजे मैच होगा अर्जेंटीना और क्रोशिया का, ज़रूर देखिएगा, देखते हैं कौन जीतता है। आई विल नॉट टेल मेरी क्या चॉइस है, बट what is your choice? Do tell me that. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.